Dunyadari is brought to you by CoinSwitch Kuber. Download the app now. भाई साहब, बिटकॉइन में ट्रेड करना आखिर फ्लेक्सिबल कितना है? आपके पैसे हैं, जब चाहो आपके पास, जब आप चाहो बिटकॉइन में 24/7। कॉइनस्विच कुबेर डाउनलोड करो और बिटकॉइन में ट्रेड करो। सिंपल, क्रेडिबल, फ्लेक्सिबल। ट्रेड कर बेफिक्र। उस रात सिस्टर हमारे कमरे में आईं। उन्होंने हमें घुटनों पर बैठकर प्रार्थना करना सिखाया, हमें शैतानों की कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि वे बेड के नीचे बेड़ियां लेकर बैठे हैं। अगर हम रात में जगे या बिस्तर से उठे तो शैतान हमें खींचकर नरक में ले जाएंगे। मैं दम साधे सोई रही। मेरी एक दोस्त रो रही थी। मैंने उसे अनसुना कर दिया। डर के कारण मैं बाथरूम भी नहीं गई। सुबह मेरा बिस्तर भीगा था। इसके लिए सिस्टर ने मुझे रस्सियों से बांधकर बहुत देर तक पीटा। ये एक बच्ची की आप बीती है। आपको बताएंगे किसकी? दूसरे का बयान सुनिए। यह भी बच्ची है। वो हमें रोज खाने में लपसी या घोल देते थे, दोनों टाइम। कभी कभार उबली बीन्स और चर्बी के साथ सड़े गले ब्रेड। अगर खाना मुंह से बाहर आ जाता तो वो हमें उल्टी खाने के लिए मजबूर करते। अच्छे भोजन के लिए हमें महीनों का इंतजार करना होता। मैंने अपने स्कूल के 7 साल भूख से बिलखते हुए गुजार दिए। इन दोनों घटनाओं में कई चीज़ें समान हैं। बचपन, रेजिडेंशियल स्कूल यानी आवासीय विद्यालय और प्रताड़ना। इसके अलावा हम इस वाक्य में आदि और इत्यादि भी जोड़ना चाहेंगे। इसका मतलब ना तो ये घटनाएं यहाँ तक सीमित हैं, ना इनका दायरा। ऐसी हजारों हजार कहानियाँ इतिहास के किसी धूमिल कोने में बंद हैं, जो बाहर आई तो उसने उस कथित विकसित देश की कलई खोल दी। कई देशों की ये कहानियां जुड़ी हैं कनाडा के ईसाई मिशनरी स्कूलों से, जिनकी जांच के लिए बने कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि ये सांस्कृतिक जनसंहार है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे सरकार और चर्च ने मिलकर कनाडा के मूल निवासियों को मिटाने की साजिश रची। हजारों बच्चों को उनके माँ बाप से क्यों छीना गया? इस सांस्कृतिक जनसंहार में ईसाई मिशनरी स्कूलों की क्या भूमिका थी? और ये दशकों पुराना किस्सा हम आज क्यों सुना रहे हैं? नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ द्विवेदी और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा कार्यक्रम दुनियादारी। कनाडा नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश। अंतर्राष्ट्रीय मानकों की बात करें तो विकसित भी है। आज से 500 बरस पहले ना तो यहाँ पर तथाकथित विकास पहुंचा था और ना ही यूरोप के लालची देश। वहाँ सदियों से आदिवासियों का बसेरा था, जो यहाँ के मूल निवासी थे और बाहरी दुनिया के तामझाम से अपरिचित थे। फिर आया 1497 का साल। जियोवानी कबोटो उर्फ जॉन कैबेट नाम का एक नाविक कनाडा के तट पर उतरने में कामयाब हुआ। कैबेट इटली में पैदा हुआ था। वेनिस में काम करने के दौरान उसने पश्चिम की तरफ जाने का प्लान बनाया था। बाद में वो इंग्लैंड आ गया। यहाँ से उसकी ख्याति राज दरबार में पहुंची और राजा ने पैसे देकर उसे रवाना किया। 15वीं सदी को एज ऑफ डिस्कवरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यूरोप के देश नई जमीन और कीमती संसाधनों की खोज के लिए बहुतायत में समुद्री ट्रिप्स को स्पॉन्सर कर रहे थे। इसी कड़ी में कैबेट को भी भेजा गया था और उसे कामयाबी भी हाथ लगी। लेकिन कॉलोनी स्थापित करने के लिए संसाधनों की कमी थी। वो वापस लौटा ताकि अपनी सफलता की कहानी बता पाए और पूरे दमखम के साथ और भी नई जमीनें तलाशने के लिए निकले। 1498 में कैबेट दूसरी यात्रा पर निकला, लेकिन इस दफा समुद्री तूफान ने उसे अपने आगोश में ले लिया। क्योंकि उस जमीन की तलाश जिसके लिए कैबेट गया था, उसका पैसा ब्रिटेन ने दिया था, इसलिए वहां उसका हक बनता था ब्रिटेन के हिसाब से। फिर इंग्लैंड ने कब्जा करने में देरी की तो वहां फ्रांस पहुंच गया। 1534 ईस्वी में फ्रेंच नाविक जाक कार्टियर की एंट्री हुई। उसने उस जमीन का नाम रखा कनाटा। कुछ वर्षों बाद ये बदलकर कनाडा हो गया, जिसका मतलब होता है बस्ती या गांव। हिंदी में हम कनाडा बोलते हैं, अंग्रेजी में इसका उच्चारण बताया गया है कनाडा। और अगर आप पंजाब के हैं तो कनाडा भी बोल सकते हैं। फ्रांस ने बड़ी संख्या में कॉलोनियां बसाई कनाडा में। उसके पीछे पीछे ब्रिटेन भी आया और इसके साथ शुरू हुई कनाडा पर कब्जे की लड़ाई। अंततः 1763 में फ्रांस की हार हुई और कनाडा ब्रिटेन कॉलोनी का हिस्सा बन गया, उनके एम्पायर का हिस्सा बन गया। तो क्या ब्रिटेन की जीत से कनाडा में सब ठीक हो गया? हमारा जवाब है नहीं।
बाहरी लोगों की इस लड़ाई में सबसे ज़्यादा पिस रहे थे कनाडा के मूल निवासी। जो ज़मीन उनके पुरखों की थी वहाँ से उनको लगातार बेदखल किया जा रहा था। उनके होने या न होने का कोई फ़र्क नहीं था। यूरोपियंस के लिए वो निर्जीव वस्तु हों जैसे, जिन्हें जब मन करे ख़त्म किया जा सकता हो। इस कुकर्म में फ्रांस, ब्रिटेन और दूसरे यूरोपीय देश भी शामिल थे। अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो आपको इनकी करतूत जानकर आपका मन खिन्न हो जाएगा। जब कनाडा पर ब्रिटेन का एक छत्र राज था, तब उसने अपनी बाकी प्राथमिकताओं पर गौर फरमाना शुरू किया। इसमें से एक था आदिवासियों को कथित तौर पर सभ्य बनाना। हमने कथित शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि इस सभ्यता का चोला ब्रिटेन के रंग में रंगा था। जिन लोगों को सभ्य बनाने का दावा किया जा रहा था, उनसे राय तक नहीं पूछी गई। और इसकी एक बड़ी वजह है यूरोपीय देशों की खुशफहमी। उन्हें ये लगता था कि उनकी सभ्यता और संस्कृति दुनिया में सबसे बेहतर है, उनसे बेहतर कोई और हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर बात सिर्फ गर्व करने तक सीमित हो तो ठीक है, करते रहो। लेकिन उनकी नीति थी अपनी संस्कृति को थोपने की। उन्हें ये भ्रम था, कुछ जगहों पर आज भी है, कि जो उनके जैसा नहीं है वो जंगली, असभ्य और बर्बर है और उसे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। और इसके लिए सबसे बड़ा हथियार बनी शिक्षा, उनके ढंग की शिक्षा। और इसी कड़ी में 17वीं सदी में मिशन स्कूल सिस्टम की शुरुआत की गई। इसे ईसाई मिशनरी यानी धर्म प्रचारक चलाते थे। फंडिंग सरकार की तरफ से मिलती थी। मकसद होता था स्थानीय लोगों का पश्चिमीकरण और ईसाईकरण करना, उन्हें यूरोप की संस्कृति में ढालना ताकि वो अपनी असली पहचान भूल जाएं। कनाडा में भी ऐसा ही हुआ। साल 1876 में सरकार ने द इंडियन एक्ट पर मुहर लगाई। इंडियन मतलब यूरोपियन कॉलोनी में रहने वाले मूल निवासी। इस कानून ने सरकार और मूल निवासियों का रिश्ता मालिक और गुलाम वाला बना दिया। सरकार का पूरा नियंत्रण। लेकिन ब्रिटेन का इतने से मन नहीं भरा। उस वक्त कनाडा के प्रधानमंत्री थे जॉन अलेक्जेंडर मैकडोनाल्ड। उन्होंने अपने दोस्त और पत्रकार निकोलस फ्लड डेविन को अमेरिका के स्कूली सिस्टम पर रिसर्च के लिए कहा। अमेरिका में ज़मीन पर कब्जे के लिए बड़ी संख्या में मूल निवासियों की हत्या की गई थी। एक समय वो देश भर में फैले थे, लेकिन 19वीं सदी आते आते 90% मूल निवासी मारे जा चुके थे। और इस संकट के बावजूद उन्होंने अपना अस्तित्व अमेरिका में बचाए रखा था। अमेरिका ने तब सोचा कि ऐसे खत्म करना मुश्किल है, नया रास्ता अपनाते हैं। क्यों ना उन लोगों को अपने जैसा बना लिया जाए। और फिर 1870 के दशक में अमेरिकी आर्मी जनरल रिचर्ड हेनरी प्रैट, उसने एक प्रयोग किया। उसकी जेल में कुछ मूल निवासी बंद थे। प्रैट ने उन्हें अंग्रेजी भाषा और अपनी संस्कृति सिखाई और फिर दावा किया कि इस तरह से मूल निवासियों को एसिमिलेट यानी कि अपने परिवेश में रहने के काबिल बनाया जा सकता है। इसी तरह से अमेरिका में इंडियन इंडस्ट्रियल स्कूल की शुरुआत हुई। वहाँ क्या होता था उसकी एक लंबी दास्तान है, फिर कभी बताएंगे। लेकिन फिलहाल कनाडा में लौटते हैं, जो अमेरिका के इस मॉडल को अपनाने की कोशिश कर रहा था। कनाडा के ब्रिटिश हुक्मरान। और क्या कर रहे थे ये हुक्मरान? हमने आपको बताया कि एक रिपोर्ट तैयार करनी थी पत्रकार डेविन को। डेविन ने अपनी रिपोर्ट तैयार की और उसमें लिखा कि अगर मूल निवासियों वाली समस्या का कुछ करना है तो हमें उन्हें बचपन में ही पकड़ना होगा। कैच देम यंग। बच्चों को सभ्य परिवेश में बंद करके रखना होगा। इस रिपोर्ट के बाद सरकार ने पूरे कनाडा में आवासीय विद्यालय बनाने के आदेश दिए। 1880 के दशक से ये काम शुरू हुआ। इन स्कूलों को चलाने की जिम्मेदारी दी गई रोमन कैथोलिक चर्च को। सरकार ने मूल निवासियों की संस्कृति खत्म करने को अपना मिशन बना लिया। बच्चों को परिवार से छीनकर स्कूल में भर्ती किया गया और जो माता पिता इससे इनकार करते उन्हें कड़ी सजा दी जाती। कुछ दशक बीते, 1920 आया और इस इंडियन एक्ट में एक बदलाव किया गया। इसके तहत वैसे बच्चे जो मूल निवासियों की कैटेगरी में आते हैं, अब उन्हें अनिवार्य रूप से सरकार के बनाए रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ना होता था। किसी दूसरे स्कूल में दाखिले की उनकी कोशिश को अवैध, गैरकानूनी करार दिया गया। पर इन स्कूलों में जाने से ये मूल निवासी, इनके बच्चे इतना डरते क्यों थे? शो की शुरुआत में हमने आपको 2 आप बीतियां सुनाई थी, 2 बच्चों की। वो इन्हीं स्कूलों के बच्चों के साथ घटी थी। यहाँ और क्या होता था? बच्चों को ईसाई धर्म के अनुसार ढलने के लिए विवश किया जाता था। सिर्फ अंग्रेजी और फ्रेंच बोलने की इजाज़त थी। स्थानीय भाषा बोलने पर टॉर्चर किया जाता था। किसी को स्कूल से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। बरसों बरस माँ बाप से नहीं मिलने दिया जाता था। इसके अलावा बच्चों का यौन और मानसिक शोषण आम बात थी। और टॉर्चर की वजह से जो बच्चे मर जाते थे उन्हें अनजान जगहों पर दफन कर दिया जाता था। ये सब कच्ची उम्र के बच्चों के साथ होता था। पादरी और नन उन्हें अपना खिलौना समझते थे। इसकी जानकारी चर्च और सरकार को भी थी, लेकिन जानबूझकर नज़रअंदाज किया गया।
एक आंकड़े के हिसाब से कुल 1.5 लाख बच्चों को इन रेजिडेंशियल स्कूलों में लाया गया और इनमें से कई हजार बच्चे कभी भी अपने घर वापस नहीं लौटे। और ये पूरा सिलसिला जो 1920 से शुरू हुआ और उसके पहले भी 19वीं सदी से ये 1980 के दशक तक चला। 1982 में जाकर कनाडा एक सोवरेन कंट्री बना, संप्रभु देश बना, और इसके बाद ही मूल निवासियों ने अपने हिस्से की आवाज़ बुलंद करना शुरू की। तब तक रेजिडेंशियल स्कूलों का चलन बंद पड़ गया था। सरकार ने चर्च से नियंत्रण पहले ही छीन लिया था। मूल निवासियों ने अब इन स्कूलों में हुए शोषण की जांच की गुजारिश की। वो सरकार से माफ़ी और मुआवजे की भी मांग कर रहे थे। आखिरकार 2008 में कनाडा के उस वक्त के प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर ने संसद में माफ़ी मांगी। उन्होंने क्या कहा था? उन स्कूलों में जो कुछ बच्चों के साथ हुआ वो हमारे देश के इतिहास का एक दुखद अध्याय है। हम ये मानते हैं कि उनकी संस्कृति को मिटाने की कोशिश ने अपूरणीय क्षति पहुंचाई। कनाडा में ऐसी नीतियों के लिए कोई जगह नहीं है। इसके अलावा सरकार ने 12,000 करोड़ के मुआवजे का ऐलान किया। साथ ही ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलेशन कमीशन की स्थापना भी की। इसका मकसद था उस दर्द से गुजरे बच्चों के अनुभव को रिकॉर्ड करना। इस कमीशन ने 7 साल तक देश भर में घूम घूम कर पड़ताल की। अनगिनत किस्से और असीमित दर्द इस रिपोर्ट का हिस्सा बने। 2015 में कमीशन ने रिपोर्ट पेश की और उसमें लिखा गया, ये एक सांस्कृतिक जनसंहार है। इस रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 4,000 बच्चों की स्कूलों में मौत हुई। कमीशन ने सरकार को सुझाव भी दिए इस तरह के खुलासों के अलावा, जिसमें से कुल 94 सुझाव थे, जिनमें से 10 अभी तक पूरे हो पाए हैं। अब ये प्रश्न कि इस कहानी को आज क्यों दोहराया जा रहा है। कनाडा का एक प्रांत है ब्रिटिश कोलंबिया। वहाँ केमलूप्स इलाके के एक स्कूल ग्राउंड में एक सामूहिक कब्र मिली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें 215 बच्चों के कंकाल बरामद हुए और इसमें सबसे छोटे बच्चे की उम्र 3 साल बताई जा रही है कंकाल के परीक्षण से। इसी कब्र के पास केमलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल हुआ करता था, जिसमें मूल निवासियों के बच्चों को अंग्रेजी और ईसाइयत सिखाने के लिए अत्याचार किए जाते थे। ये स्कूल 1890 से लेकर 1970 तक चला, यानी कि कुल 80 बरस। प्रधानमंत्री जो मौजूदा हैं कनाडा के जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने जब ये घटना प्रकाश में आई तो इस पर शोक जताया। सभी सरकारी इमारतों पर लगे राष्ट्रीय झंडे को झुकाने का आदेश दिया। 2018 में ट्रूडो ने ही पोप से भी आधिकारिक माफ़ी मांगने के लिए किया था, लेकिन पोप फ्रांसिस ने ऐसा करने से मना कर दिया था। तो अब सवाल यही बचता है, क्या माफ़ी उन यातनाओं की भरपाई कर पाएंगी? जाते जाते मशहूर रॉक बैंड पिंक फ्लॉयड के गीत की कुछ पंक्तियां सुनिए। इसे लिखा था महान रोजर वॉटर्स ने। हमारे शो के राइटर ने हिंदी में इसका टूटा फूटा अनुवाद किया है। मर्म समझने की कोशिश करिए और भूल चूक के लिए माफ़ी। हमें नहीं चाहिए आपका किताबी ज्ञान, नहीं भाता जंजीरों वाला अनुशासन, चुभते हैं दिल दहलाने वाले ताने। इसलिए अध्यापकों, हम बच्चों को कुछ वक्त रहने दो अकेला। हमें भर लेने दो खुली पंखों से उड़ान, जी लेने दो बेड़ियों से मुक्त बचपन। हे टीचर्स, लीव द किड्स अलोन। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट और ये अनुवाद पूरा ही दुनियादारी। क्योंकि स्वाति जी तो आपके आदेश के मुताबिक बिहार की रिपोर्टिंग में है, इसलिए स्वाति जी की अनुपस्थिति में इस शो को लिखते हैं हमारे साथी अभिषेक सोनू। यही वो साथी हैं जो तानाशाह भी लिखते हैं। और इससे पहले कि आप पूछें कि तानाशाह कब आएगा, तानाशाह जल्द वापसी करेगा। आपने देखा ही होगा कि कोरोना के दौरान हमारे रिसोर्सेज थिन स्प्रेड हो गए। कई साथी इस बीमारी से जूझ रहे थे, उनके परिवार में संकट था। और ललन टॉप के परिवार में एक सिद्धांत है जो सब पर लागू होता है। सबसे पहले आपका स्वास्थ्य, उसके बाद आपका परिवार आपकी प्राथमिकता होना चाहिए। और जब आप इन दोनों मोर्चों पर संतुष्ट हैं, अपना दायित्व पूरा कर रहे हैं, उसके बाद काम। फिर काम में कोई कोताही नहीं। पहले खुद अपना स्वास्थ्य मानसिक और शारीरिक, उसके बाद परिवार और उसके बाद काम, ताकि आप तीनों चीज़ें तन्मयता से कर सकें। तो इस वजह से थिन स्प्रेड थे हमारे रिसोर्सेज, लेकिन अब साथी वापस जुड़ रहे हैं कारवां में और जल्द ही ये सीरीज़ भी वापस आएगी। दुनियादारी में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर यहाँ पर खत्म होती है। अब सुर्खियों की बारी।
पहली सुर्खी इजराइल से। बेंजामिन नेतन्याहू सरकार में रक्षा मंत्री रहे नफ्ताली बेनेट ने विपक्षी नेता याया लापिड के साथ हाथ मिला लिया। लापिड और बेनेट रोटेशन के आधार पर प्रधानमंत्री पोस्ट शेयर करने के लिए राजी हो गए हैं। बेनेट कट्टर दक्षिणपंथी हैं, लापिड वामपंथ से जोड़कर देखे जाते हैं। अब दोनों साथ आए हैं। इसके बारे में हम आपको कल के दुनियादारी में और विस्तार से बताएंगे, क्योंकि इजराइल में हम भारतीयों की खूब दिलचस्पी है और कई लोग लिख रहे हैं कि ये एक युग का अंत है, क्योंकि 1999 से बेंजामिन नेतन्याहू की सत्ता किसी न किसी रूप में चल रही थी, आवाजाही जोड़ के। 30 मई की शाम तक ये खबर चल रही थी कि नेतन्याहू और बेनेट साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, लेकिन शाम बीतते बीतते बेनेट ने अलग फैसला सुनाया और उनके ऐलान के बाद इजराइल में नई सरकार का रास्ता साफ हो गया और बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी खतरे में आ गई। 12 बरस बाद वो सत्ता से बेदखल हो सकते हैं। हालांकि नेतन्याहू ने कहा कि लापिड के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार इजराइल की सुरक्षा के लिए खतरा होगी। आपने देखा वहां भी पार्टियां एक दूसरे को, जो विपक्षी होते हैं, उन्हें देश के लिए खतरा बताती हैं। उन्होंने बेनेट की पार्टी के सांसदों से अपील की कि आप गठबंधन में शामिल ना हो। हम जानते हैं कि इजराइल में सरकार बनाने के लिए 61 सांसदों का समर्थन चाहिए और लैपिड की गठबंधन ने वो आंकड़ा छू लिया है। उनके पास हालांकि बहुमत साबित करने के लिए 2 जून तक का समय है। अगर अगले 2 दिन में वो ऐसा नहीं कर पाए तो फिर से चुनाव होंगे। दूसरी सुर्खी वियतनाम से। वियतनाम में कोविड-19 का नया वेरिएंट मिला है। हेल्थ ऑफिशियल्स ने कहा कि ये भारत और ब्रिटेन में मिले वेरिएंट्स का मिश्रित रूप है, यानी दोनों वेरिएंट्स के गुण धर्म समाये हुए हैं। दावा यह भी है कि ये वेरिएंट हवा के जरिए बहुत तेजी से फैलता है। इस खुलासे के बाद सरकार की चिंता बढ़ गई। वियतनाम एशिया के उन गिने चुने देशों में है जिसने शुरुआती दौर में कोरोना पर काबू पा लिया था। अब तक वियतनाम में कोरोना के लगभग 7,000 मामले सामने आए, 47 लोगों की मौत हुई। लेकिन पिछले एक हफ्ते से रोजाना औसतन 200 से ज्यादा संक्रमण दर्ज हो रहे हैं और अधिकतर का लिंक एक धार्मिक आयोजन से जुड़ा है। इसके चलते हो ची मिन्ह सिटी में 15 दिनों का लॉकडाउन भी लगाना पड़ा। इसके अलावा शहर में 1,30,00,000 लोगों का कोरोना टेस्ट भी किया जाएगा, जिसमें कम से कम 4 महीने का वक्त लगेगा। इतने में कितनों का तो ठीक भी हो जाएगा। वियतनाम की स्थिति पर भारत समेत पूरी दुनिया की नजर बनी है। तीसरी और आखिरी सुर्खी चीन से। चीन ने अपने यहाँ 2 चाइल्ड पॉलिसी को खत्म कर दिया। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अधिकतम 3 बच्चे पैदा करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इससे पहले तक 2 से अधिक बच्चे पैदा करने पर सजा और जुर्माने की व्यवस्था थी। चीन में पिछले कुछ सालों से जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार लगातार कम हो रही थी, इसलिए सरकार पर नीति बदलने का दबाव बढ़ रहा था। इससे पहले चीन सरकार ने 2016 में 1 चाइल्ड पॉलिसी पर रोक लगाकर 2 बच्चे पैदा करने की अनुमति दी थी। इसके बावजूद जनसंख्या वृद्धि की दर में कोई खास सुधार नहीं हुआ था, इसलिए अब सरकार ने और ढिलाई दी। चीन ने जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए 1979 में 1 चाइल्ड पॉलिसी लागू की थी, जिसका उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाता था या फिर नौकरी भी छीन ली जाती थी। कई बार तो सरकारी अधिकारी जबरदस्ती गर्भपात भी करवा देते थे। चीन की 1 चाइल्ड पॉलिसी की असलियत जाननी हो तो आप एक कमाल की डॉक्यूमेंट्री जरूर देखें। नाम है 1 चाइल्ड नेशन। आज की दुनियादारी में इतना ही। कल फिर मिलने की उम्मीद के साथ विदा लेते हैं। शुक्रिया, शुभ रात्रि।